अब बेसिक मैकेनिज्म जो है, जो हमारे इन्फ्लेमेशन और रिपेयर प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है या कैसे काम करता है, सबसे पहले क्या है हमारा इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन हमारा बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर जैसे आपके कहीं भी चोट लगती है ना, आप देखना वहाँ पे साइड में आपके इन्फ्लेमेशन, वो स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, वो आती ही आती है। वो हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी इंजरी हुई हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, हार्मफुल स्टिमुलाई भी है ना, तब भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, या आप ऐसा मान के चलो हमारा एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं या फिर हमारे ब्लड वेसल्स हैं, मॉलिक्यूलर मीडिएटर्स हैं, वो सारे इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरे प्रोसेस में। इन्फ्लेमेशन अकेले खुद नहीं होता कि भैया सूज के बैठ गया, मुंह सुजा लिया वाला होता है ना कि बस, नहीं, वहाँ पे सारे इम्यून सिस्टम के सेल भी रहेंगे, ब्लड वेसल्स भी रहेंगी, बहुत सारी। और जो प्राइमरी पर्पस है इन्फ्लेमेशन का, सबसे पहले तो वो इनिशियल कॉज जो है सेल इंजरी का, वो एलिमिनेट होता है। ठीक है, वो डैमेज सेल्स और टिश्यूज को क्लियर आउट करता है, फिर साथ ही साथ एक रिपेयर प्रोसेस को चलाता है। तो बेचारा बहुत काम करता है। ऐसे बेचारा मुंह सुजाने का ही काम नहीं करता, मतलब सूज के बैठने का काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें भी करता है। अब इन्फ्लेमेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है हीलिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि रिपेयर प्रोसेस जो है वहाँ ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी जो इन्फ्लेमेशन या तो क्रोनिक है या एक्सेसिव है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। अब इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, तो आपने अर्थराइटिस का नाम सुना होगा, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि एक लेवल के बाद अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है, तो चांसेस हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। आपको जितनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर पेशेंट्स में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो हमें ना ये समझना है कि इन्फ्लेमेशन के टाइप्स क्या होते हैं, उनके साइंस क्या है, मतलब कैसे डिपिक्ट करते हैं उस चीज़ को, फिर वो हेल्प आउट करेंगे डायग्नोज करने में और साथ ही साथ उसको ट्रीट करने में, कोई भी अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो। क्योंकि देखो, हर चीज़ को प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, हर एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय है, तो उसको तभी किया जाए तो बेटर है। ठीक है, अगर उसको नहीं करते तो फिर वो क्रॉनिक डिजीजेस में कन्वर्ट होने में देर नहीं करता, टाइम नहीं लगाता, फिर तो बदल ही जाता है कि भाई ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो तुम लोग मेरे पे, अब मैं अच्छे से परेशान करूँगा तुमको। तो ये चीज़ है। अब क्लिनिकल साइन क्या हो सकते हैं? जब भी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ो ना आप लोग, तो अपने आप को इमेजिन करो आपके सामने कोई पेशेंट है या आप किसी हॉस्पिटल में हो, आप अपने आप को एज सच, लाइक वो होता है ना, डॉक्टर भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब अच्छे से याद करने के लिए एक इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी में मेन चीज़ है। अगर आपको इमेजिन करना है, आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी देख लो। सोचो भाई, आपको साइन देखने हैं इन्फ्लेमेशन में। आपके पास एक लाइक कोई भी आया है पेशेंट, तो रेडनेस उसका है, कल हीट देखने को, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये 5 फंक्शंस होते हैं या 5 क्लिनिकल साइन है जिसमें आप बता सकते हो इन्फ्लेमेशन है। अब रेडनेस भी देखी जाती है, जहाँ पे अगर आपका अफेक्टेड एरिया है तो क्या होगा, ब्लड फ्लो का लेवल बढ़ जाता है। हीट है तो एलिवेटेड टेम्परेचर है वहाँ पे, मतलब आपका जो ब्लड फ्लो का लेवल या ब्लड फ्लो बढ़ा है ना, तो वो पर्टिकुलर इन्फ्लेम्ड एरिया है, मतलब जहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है। स्वेलिंग है आपका, जैसे ट्यूमर है कोई, ठीक है, कोई ट्यूमर, कोई गांठ सी बन गई है, तो क्या हो गया, वहाँ पे फ्लूइड का टिश्यू में इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। पेन है, अब वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज हुए हैं जो स्टिमुलेट हुए हैं नर्व एंडिंग्स के थ्रू। लॉस ऑफ फंक्शन है, तो वो क्या करता है, फंक्शन जो अफेक्टेड एरियाज हैं, पेन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से। अगर देखो यार, अगर आपके हाथ में चोट लग जाए और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, तो ऐसा थोड़ी आप पहले जैसा नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकोगे, नहीं, थोड़े से फंक्शन में चेंज आएगा, क्योंकि आपको उस टाइम दर्द हो रहा है, उस टाइम आपको पेन फील हो रहा है, इसलिए। अब इन्फ्लेमेशन के भी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले हमारा होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ये 3 तरीके की इन्फ्लेमेशन है। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमें पता है, एक्यूट मतलब कुछ छोटे टाइम के लिए,
क्रोनिक जो हो जाएगी वो थोड़ा लंबे समय के लिए ले जाएगी, टाइम लेगी। वो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आपको कुछ घंटों से कुछ दिन तक इन्फेक्शन हुआ है या किसी फॉरेन बॉडीज़ का आना हुआ है, उसकी वजह से आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है। अब इसमें अचानक से रैपिड ऑनसेट है और आपको कोई भी ये जो कार्डिनल साइंस है ना, 5 क्लिनिकल साइंस, ये कोई भी देखने को मिल सकता है। फिर आपका इम्यून सेल एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेशन होगा आपके इम्यून सेल का, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं। अब देखो न्यूट्रोफिल्स, अब सीबीसी कभी भी होती है तो सीबीसी में आप क्या कोरिलेट कर सकते हो, आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स आपके इम्यून सेल्स की तरह डिपिक्ट करते हैं। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो मान के चलिए न्यूट्रोफिल्स का कंसंट्रेशन भी देखने को मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। अगर ऐसा सोचा जाए, अगर देखा जाए, अगर आपको रीड करनी है रिपोर्ट्स भी एक तरीके से तो वो भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई कट हुआ है, कोई बर्न या इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है बहुत लंबे समय तक जाने वाली है, शायद दिन, हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। अब इन्फेक्शन परसिस्टेंट है या आपका जो बहुत लंबे समय तक इरिटेंट से एक्सपोज रहा है उसकी वजह से, या ऑटो इम्यून डिजीज हुई है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मान के चलो। वहीं ग्रैन्युलोमेटस से मान के चलो वो शायद एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है ग्रैन्युलोमा पे। अब धीरे धीरे होता है, ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स नहीं है, ऑब्वियस नहीं है ये कि हाँ भाई हो गई होगा, शायद इन्फ्लेमेशन हो। अब इसमें डिफरेंट इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके जो WBC के इम्यून सेल्स और हैं या फिर डिफरेंट इम्यून सेल्स हैं जिसमें मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स हैं। तो अब देखना, अगर मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट का अगर CBC में देखने को मिला थोड़ा अप एंड डाउन, तो समझ जाना यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई है। तो इस तरीके से अगर हम कोरिलेट करके पढ़ें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम लोग बोर नहीं होंगे। बोर मतलब लाइक फील करोगे, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल से ज़्यादा इजी प्रैक्टिकल हो जाता है, हमें उसे समझ के चलना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब ग्रैन्युलोमेटस है तो वो परसिस्टेंट पैथोजन है, जैसे हमारा माइकोबैक्टीरिया है, कोई इम्यून सिस्टम को इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, फॉरेन सब्सटेंस, बट कर नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ है। तो ट्यूबरक्लोसिस, सार्किडोसिस, लेप्रोसी, तो ये आ जाता है। अब मैकेनिज्म क्या है, एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है। इन्फ्लेमेशन हमारा बहुत मल्टी स्टेप का प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगा, ब्लड फ्लो बदल सकता है, माइग्रेशन हो सकता है WBC का किस साइड पे, इंजरी या इन्फेक्शन साइड पे। मतलब आपके जो WBC हैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल पड़ेंगे कि चलो भाई इंजरी साइड पे जाना है, वहाँ पे इम्यून सेल की ज़रूरत है, तो ऐसे माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है। अब समझना है हमें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट को डेवलप करना है। अब ऐसा तो है नहीं उसको इन्फ्लेमेशन कर दिया, बेचारा वहाँ पे सूजा बैठा है, हम उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। तो उसका की मैकेनिज्म है कि जो वैस्कुलर परमेबिलिटी या ब्लड फ्लो है उसमें ऑल्ट्रेशन कैसे देखने को मिलता है। जैसे वेसोडाइलेशन है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, जैसे ही इंजरी हुई वहाँ पे जो हमारी लोकल ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट करना स्टार्ट करती हैं, मतलब फैलना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे एक हमारा केमिकल मीडिएटर रहता है, हिस्टामिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, उसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करना स्टार्ट होती हैं। अब जैसे डायलेट करेंगी तो मतलब वहाँ पे डायलेशन हो रहा है। अब ब्लड फ्लो का जो कॉज है उस रेडनेस होगा, ब्लड फ्लो हमने पढ़ा था ना कि अगर इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा तो मतलब वहाँ रेडनेस है, अगर हीट है तो मतलब मान के चलो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है ही है उस अफेक्टेड एरिया पे। फिर आपका इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी है, जहाँ पे हमारे एंडोथेलियल सेल होते हैं ना उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेल लाइनिंग जैसे ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होंगी, वहाँ पे गैप बनेगा जहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन या ल्यूकोसाइट है वो एग्जिट करना शुरू कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम से। मतलब आपके फ्लूइड्स जो हैं टिश्यूज़ में जो स्वेलिंग होती है ना, एडीमा होता है, तो वो मतलब ये है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया टिश्यूज़ में, मतलब हमारे जो फ्लूइड थे वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। एक्सुडेशन होगा, फ्लूइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब जो आपका फ्लूइड है, प्लाज्मा प्रोटीन है टिश्यू के अंदर, वो मूव होना शुरू होगा, उसकी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, एक्सुडेशन। तो ये एक्सुडेशन याद रखना, कभी भूल जाओ एक्सुडेशन होता क्या है। कभी कभी ना ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, वैसोडाइलेशन, एक्सुडेशन, आई डोंट थिंक इतना डीप में जाएंगे, बट स्टिल आपके नोट्स में मेंशन है तो क्या जा रहा है, पढ़ लो, याद रख लो। कंपोजिशन है,
एक्सुडेशन मतलब मूवमेंट किसी फ्लूइड का, प्लाज्मा प्रोटीन का टिश्यू के अंदर। कंपोजिशन में इसमें इम्यून सेल्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, बहुत सारी एंटीबॉडीज आ जाएंगी जो क्या काम कर रही है, इन्फेक्शन को फाइट करना है और टिश्यू को रिपेयर करना है। अब हमने देखा था माइग्रेशन हो रहा है भाई, WBC अपना बोरिया बिस्तर उठा के चलना शुरू कर दिया है, माइग्रेशन होना शुरू हो गया है, जैसे मार्जिनेशन है तो पेरिफेरल मूवमेंट होना शुरू होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। WBC स्पेशली न्यूट्रोफिल्स, तो वो क्या करेगा, वो उसको मार्जिनेट करेगा या मूव करेगा वेसल वॉल के पास। फिर रोलिंग एंड एडेशन होगा, आपके WBC ना रोल करना स्टार्ट करेंगे, फिर वो एंडोथीलियल सरफेस पे चिपकना शुरू होंगे वहाँ पे एडेशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अब इंटीग्रिन्स जो हैं WBC पे, एग्जाम्पल मान के चलो सिलेक्टेंस है एंडोथीलियल पे, वो हो जाएंगे। देन एनहांसमेंट होता है मीडिएटर के थ्रू, जैसे आपके साइटोकाइंस हैं या कुछ अदर मीडिएटर्स हैं, वो क्या करते हैं उस एडेशन प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, मतलब उसको मतलब एनहांस करने की कोशिश करते हैं या एनहांस करते हैं मीडिएटर्स के थ्रू। देन ट्रांसमाइग्रेशन होता है, डायपेडेसिस है, जिसमें वेसल्स जो है वेसल वॉल को हमारे जो क्रॉस आउट करने लगते हैं। कीमोटेक्सिस है, वो डायरेक्ट मूवमेंट हो रही है। फेगोसाइटिस में वो एनगल्फ करना शुरू कर देता है, मतलब पैथोजेंस को निगलना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं कि भाई जल्दी खाओ इनको, फिर डाइजेस्ट करके चलो भाई यहाँ से। माइग्रेशन करके आए ना बेचारों को, पूरे टाइम थोड़ी रुकना है वहाँ पे। ये हो जाएगा, रिकॉग्निशन होगा, देन आपका ये पूरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों का मैकेनिज्म पूरा हो गया। अब मीडिएटर्स क्या हैं, कुछ तो मीडिएटर्स हैं ना जो एज सच काम कर रहे हैं। अब देखो मीडिएटर्स में हमारे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ल्यूकोट्राइंस, तो ये इन्फ्लामेटरी याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इनका काम है एक तो इन्फ्लामेशन को इनिशिएट करना, फिर उसको सस्टेन करके रखना। ठीक है, जो आपके सेल या प्लाज्मा है उनका सब में डिफरेंट रोल है, तो इसलिए हमें इन्हें मीडिएटर्स का पता होना चाहिए। आपके बहुत सारे जो हमारे केमिकल मीडिएटर्स हैं, ये जो केमिकल मीडिएटर हैं एक प्रॉपर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, मतलब ये पूरा ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेके कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर साथ में। जैसे हिस्टामिन है, हिस्टामिन में सोर्स क्या होता है, आपके मास्ट सेल या बेसोफिल्स। हिस्टामिन जो रिलीज होता है वो इनसे रिलीज होता है, इससे रिलीज होने के बाद वो वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है और वैसो डायलेशन करता है। हिस्टामिन याद रखो वैसो डायलेशन करेगा, जिसकी वजह से रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देन आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, PGs आ जाएंगे, वो लिपिड कंपाउंड होते हैं। कोई भी इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे वैसो डायलेशन है तो उसको एक तरीके से बाय प्रमोटेड वैसो डायलेशन प्रमोट करते हैं। फीवर, पेन उस टाइम फंक्शन करेंगे। अब देन आपके साइटोकाइंस हैं, उनका इंटरल्यूकिन्स, IL के बारे में शायद सुना होगा, IL-3, IL-5, वो क्या होते हैं, IL-3, IL-5 वो होते हैं हमारे इंटरल्यूकिन्स, और TNF होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये इसलिए आपको पढ़ने ज़रूरी है या आपको ये जानने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आगे आने वाले टाइम में अगर आप मास्टर्स करते हो, रिसर्च करते हो या आप प्रोजेक्ट वर्क करोगे अपने लास्ट सेमेस्टर में, तो ये IL और ये सब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो कि साइटोकाइंस क्या करते हैं। अब फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन्स जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करेंगे और इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। देन आपका कीमोकाइंस है, अब सबसेट है ये साइटोकाइंस का, तो उसका फंक्शन है कि ब्लड जो WBC है उसको अट्रैक्ट करे। कीमोकाइंस जो सबसेट है साइटोकाइंस का, ये याद रखना कीमोकाइंस कहीं ना कहीं एक तरीके से साइटोकाइंस से ही रिलेटेड है। अब वो WBC को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे जो भी इन्फेक्शन या इंजरी साइट है, कीमोटैक्सिस बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एबिलिटी है कि वो एनहांस बढ़ा सकता है एंटीबॉडीज़ की एबिलिटी, या फेगोसाइटिक सेल जो माइक्रोब्स और डैमेज सेल को क्लियर करते हैं ना, फेगोसाइटिस एनगल्फ कर लेना, खा पी के छुट्टी करना, वो वाले ये है। ल्यूकोट्राइन्स हमारे लिपिड कंपाउंड्स हैं। सारा मतलब ये मीडिएटर्स हाथ जोड़ के मतलब उनके साथ लग जाते हैं कि भैया इन्फ्लेमेशन जो हो रही है उसमें थोड़ी सी हेल्प कर दो, उसको मॉड्यूलेट कर सको। ठीक है, तो वो है। अब वुंड हीलिंग अगर स्किन में हो रही है उसका क्या प्रोसेस है, एक बेसिक प्रोसेस तो होगा ना, या एक बेसिक प्रिंसिपल होगा जिसमें बहुत सारे सीरीज
सीरीज होता है ना, 1 by 1 कुछ तो होगा ना, तो उसमें हमारा रिपेयर होना है सबसे पहले डैमेज टिश्यू, देन रीस्टोर करना है स्किन की इंटीग्रिटी को। अब वो रीस्टोर हो जाता है, सब कुछ होता है, तो सबसे पहले देखो इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ से केमिकल्स रिलीज हुए, सॉरी, केमिकल जब रिलीज होते हैं तो वहाँ क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग करने के बाद वो स्कैब बनाना शुरू करते हैं, देन सेल प्रोलिफरेशन होता है, सेल प्रोलिफरेशन के बाद वहाँ पे एक नया टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, टिश्यू रीमॉडल होगा, देन आपका वहाँ पे जैसे ही स्कार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सब कुछ हो गया, स्कार तो रह ही जाएगा। अब 4 ओवरलैपिंग फेजेस होते हैं जिसमें हमारा होम्योस्टेसिस है, जैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स, एकदम से इंजरी हुई कि इंजरी के बाद उसको ब्लीडिंग स्टॉप करना है तो एकदम रिस्पॉन्स आ गया। अब ऐसा होता है ना, कहीं चोट लग जाती है तो पूरे टाइम थोड़ी खून बहता रहता है, निकलता रहता है, नहीं ना, वो रुक जाता है कुछ समय बाद कि चलो ठीक है अपना काम हो गया, वो होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। क्लॉट फॉर्मेशन में ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, सिकुड़ जाती हैं ब्लड वेसल्स, इसलिए सिकुड़ती हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेट होना, मतलब इकट्ठी होना शुरू करती हैं, वो प्लेटलेट का एक प्लग बनाती हैं, ढक्कन बना देती हैं जिससे फिब्रिन बनता है, मतलब एक पूरा प्रोसेस है कोएगुलेशन का, तो वो होगा। फिर उसके बाद क्लॉट बनेगा जिससे कि आगे जाके या थोड़ा सा और जो ब्लड लॉस होना है वो ना हो, मतलब जितना होना था हो गया, रुक जाए। फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी अर्ली फेज में, यहाँ पे इंजरी के बाद कुछ दिन के लिए इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होगी, वो सूचना रेडनेस वगैरह देखने को मिलेगा। फिर इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और ये सब होने के बाद न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट किया जाता है। फिर वहीं वो मैक्रोफेजेस की वूंड साइड पर पहुंचेंगे और वहीं पे क्या होगा, आपका सारा जो इन्फेक्शन का कचरा कुचरा है उसका फैगोसाइटोसिस होगा। प्रोलिफरेशन है, टिश्यू का फॉर्मेशन होना है, ये कुछ सेवरल डेज से वीक्स तक चलता है प्रोसेस। अब होता है ना, चोट लग जाती है, फिर उसके बाद थोड़े दिन वहाँ पे दिखता है कि कुछ है, फिर उसके बाद कुछ प्रोलिफरेशन सा फॉर्म होने लगता है, मतलब टिश्यूज फॉर्म होने लगते हैं कुछ, तो की इवेंट में एंजियोजेनेसिस है, नई ब्लड वेसल फॉर्म होंगी जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन बनाएंगी, फिब्रोब्लास्ट, एपिथेलाइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सारी चीजें होना शुरू होंगी। फिर वहाँ पे ये मंथ्स टू ईयर में रीमॉडलिंग होना शुरू होगा, दोबारा से एक काम शुरू होना हुआ, ठीक है, उसमें मंथ्स लग जाते हैं, ईयर लग जाते हैं। कोलेजन जो है वो रीअलाइन होना शुरू होता है, एक्सेस सेल जो वेसल्स होती हैं उनका रिमूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, अब पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, आपने सुना होगा कि जो हमारी आर्टरीज हैं, लार्ज आर्टरीज होती हैं, वहाँ पे लिपिड्स का इकट्ठा हो जाना, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का या फाइब्रस एलिमेंट्स का। एथेरोस्क्लेरोसिस अगर आपने सुना होगा वो होता है कि जो आर्टरीज हैं या वो होता है ना कि बोलते हैं ब्लड वेसल्स, और वो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलो तो कुछ इकट्ठा हो जाता है, दिल की जो नली है वहाँ कुछ डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं वही एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस फिर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो स्टेंट डलेंगे या बाईपास सर्जरी होगी, दो ही चीज़ें हो पाती हैं उस टाइम, ठीक है। तो हमारी जो लार्ज वेसल्स हैं, लार्ज आर्टरीज हैं, वहाँ पे लिपिड का बिल्डअप हो जाना, इन्फ्लेमेटरी सेल का या फाइब्रस एलिमेंट्स का। इस प्रोसेस में या तो आपकी जो वॉल्स हैं वो हार्डन हो जाएंगी या नैरो हो जाएंगी, छोटी पतली हो जाती है ना, वो बोलते हैं कि वो जो दिल की क्या बोलते हैं उसको, ब्लड वेसल्स हैं या फिर जो नसें हैं, कुछ लोग तो वो भी बोल देते हैं पाइपलाइन, ऐसे समझो दिल की जो पाइपलाइन है ना वो छोटी हो गई है, उसमें कुछ फंस गया है, ऐसे समझो। तो बहुत सीरियस इवेंट है ये हमारा, बहुत सीरियस कार्डियोवैस्कुलर का इवेंट है, इसमें चांसेस बहुत होते हैं कि पेशेंट मर सकता है, ठीक है। तो उसमें आपने सुना भी होगा शायद एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, इसमें, ठीक है, चलो ये सब तो हो गया, अब मूव करते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं जिसमें पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी है। वहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल है जो उन आर्टरी वॉल्स को लाइन करते हैं, लाइनिंग में रहते हैं, वो डैमेज होते हैं। जैसे हाइपरटेंशन है, कुछ लोग ना टेंशन जो ज़्यादा लेते हैं, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, तो उनकी ये एंडोथेलियल इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग जो स्मोकिंग, अब एक चीज़ समझो, जो CVS है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे आप कभी भी पूछना क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में, वो सिर्फ इतना बोलेंगे स्मोकिंग, सब कुछ करो। वो यहाँ तक कि अल्कोहल के लिए भी मना नहीं करते, सिर्फ स्मोकिंग के लिए मना करते हैं।
अब इफेक्ट क्या है, वहां पे परमेबिलिटी बढ़ जाती है एंडोथेलियम की, तो उसकी वजह से लिपिड जो है वो आर्ट्रियल वॉल में एंटर करना शुरू कर देता है। सिर्फ इसी की वजह से परमेबिलिटी जैसे बढ़ी, परमेबिलिटी में कुछ भी एंटर हो सकता है, तो वहां पे लिपिड एंटर करना शुरू कर देता है। फिर लिपिड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। जब वो पेनिट्रेट करा, यहाँ ये बढ़ा, इंक्रीज हुई परमेबिलिटी, तो उसने पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, देन वो डैमेज हो गया, देन वहाँ पे उसका एक्यूमुलेशन होना 1 by 1 शुरू हुआ। फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा, जो आपका LDL था ना, जो भाई साहब आराम से पेनिट्रेट होके डैमेज करना स्टार्ट हुए, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देना शुरू होगा। वो LDL जो एक्यूमुलेटेड था वो ऑक्सीडाइज करेगा और एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को ट्रिगर करता है। फिर आपके जो मोनोसाइट है वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, मोनोसाइट जो है ढेर करेंगे एंडोथेलियम को और माइग्रेट हो जाएंगे इंटिमा में, जो डिफरेंशिएट होते हैं मैक्रोफेजेस में। अब फोम सेल का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक पूरा प्रोसेस है। इसको 1 by 1 ना फ्लो चार्ट में लिख लेना कि सबसे पहले तो एंडोथेलियल इंजरी हुई, एंडोथेलियल इंजरी के बाद लिपिड का एक्यूमुलेशन हो गया क्योंकि वहाँ पे परमेबिलिटी बढ़ गई, पेनिट्रेट हुआ लिपिड, फिर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया, देन वहाँ पे फोम सेल का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि हमारे मैक्रोफेजेस ना वो ऑक्सीडाइज्ड LDL को इंजेस्ट करना शुरू करेंगे और वहाँ क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फोम सेल का। ये हो गया। देन आपका फैटी स्ट्रीक एग्रीगेशन हो गया फोम सेल का। देन वो अर्लीस्ट आपको एक तरीके से लेजन्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। फिर फिब्रिस फॉर्मेशन होना शुरू होगा, प्लेक का फॉर्मेशन, जो स्मूथ मसल्स हैं वो मूव करेंगी मीडिया से, कहाँ पे, इंटिमा में। मतलब एक तरीके से ये सोचो, जरा सा कुछ इधर से वो होता है ना, लाइक नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति है, जरा सा वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया, वो पेनिट्रेट हो गया और वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। देन प्लेक प्रोग्रेशन होना शुरू होगा, पहले फॉर्मेशन बनना शुरू होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होना शुरू होगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, प्लेक रप्चर करेगा और रप्चर होने के बाद वहाँ पे जो हमारा एक्सपोज हो जाएगा टिश्यूज से, और वहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाएगा, ब्लड क्लॉट बनेगा, और ब्लड क्लॉट बन के वो आर्टरी में रुक जाएगा। ठीक है, या तो वो रुक जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट आर्टरी को ही तो जाम करना है, वो जाम करेगा, उसको रोकेगा, फिर क्या कॉज होगा, एम्बोलिज्म कॉज हो सकता है उसकी वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर देखा जाए तो वहाँ पे कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से एंजाइना या हार्ट अटैक्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ये चांसेस हैं। अगर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है किसी को, स्ट्रोक हो सकता है, जहाँ पे ब्लड फ्लो जो प्रॉपर ब्रेन में जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में पेन होता है, मोबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, लिम्स में प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती। और की रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे हाइपरलिपिडीमिया है, LDL और HDL के लेवल में जो चेंजेस आते हैं। अब देखो, HDL जो होता है वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और LDL जो होता है वो होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ऐसे समझो, बैड और गुड से। गुड है, अगर गुड कम हो जाएगा और बैड ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब हाइपरलिपिडीमिया हो गया है। हाइपरटेंशन आपको सबको पता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आर्टरियल वॉल्स डैमेज होती हैं। स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है और साथ ही साथ एंडोथेलियल इंजरी होती है। अब एंडोथेलियल इंजरी हुई मतलब वो पेनिट्रेट कर गया, परमेबिलिटी बढ़ गई। डायबिटीज, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, तो ये सारे हो सकते हैं कि रिस्क फैक्टर जो क्या कर सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, समझ में आया। आज एक हमने डिजीज के बारे में देखा है या एक ऐसी कंडीशन के बारे में पढ़ा है हमने जो आपको रिलेट कर पाए हो, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उससे रिलेट करोगे। पेशेंट्स, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, तो आपको पता है क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, और कैसे उसको पता चलेगा, डायग्नोज कैसे करते हैं लोग, उनको कैसे पता चलता है कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।